समाज को तोड़ के रख देने वाली मोदी सरकार हो बर्बाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद। लोकां दी एकता जिंदाबाद। लोकां दी एकता जिंदाबाद। विजय माल्या नूं भारत विचों भजाउण वाली मोदी सरकार मुर्दाबाद। विजय माल्या नूं देश चों भजाउण वाली मोदी सरकार मुर्दाबाद। पहली बात तो जो मैं कहना चाहती हूँ कि ये ब्लैक मनी को कंट्रोल करने के लिए स्टेप है ही नहीं। अचानक पूरी बड़ी करेंसी को डिमोनेटाइज करना ये कोई देश में पहली बार नहीं हुआ है, 2 बार पहले हो चुका है और दोनों बार असफलता हुई इसके जो ऑब्जेक्टिव है उसको हासिल करने में। दूसरी बात जो मैं ये कहना चाहती हूँ कि पैसा कभी काला या गोरा नहीं होता है। उस पैसे को आपने मेहनत से कमाया है या कि पैसे को बिना मेहनत के चोर बाजारी से इकट्ठा किया है, ये चीज़ें 2 अलग अलग होती हैं। तो लोगों ने अगर मेहनत से कमाए हुए पैसे से कोई बचत की है, जैसे हमारी नानी दादी करती आई, बुआ मासी करती आई, या और परिवारों ने की है अपने दुख सुख के समय में उसके इस्तेमाल के लिए, तो वो पैसा काला नहीं बन जाएगा। प्रोसेस क्या है, कौन काला पैसा अमेस करते हैं, वो प्रश्न उठता है। तीसरी बात जो मैं समझती हूँ, जो कहने की ज़रूरत है कि इस देश के अंदर काला पैसा जो अमेस कर रहे हैं, जो पूरी आर्थिक स्थिति के अंदर नुकसान पहुँचा रहे हैं, सरकार ने उनके प्रति कोई भी कदम उठाने से बिल्कुल गुरेज की है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर 13 लाख करोड़ के करीब है। 8 लाख करोड़ तो सरकार ने खुद माना है, यूनियंस मानती हैं कि 13 लाख करोड़ है। उसकी रिकवरी की बात सरकार नहीं करती। और सीएजी के मुताबिक 8.69 लाख करोड़ है जो टैक्स एरियर है, वो ज़्यादातर अमीरों का है, कॉरपोरेट घरानों का है। सरकार उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं उठाई। तीसरा है जो इस देश के अंदर काला पैसा रियल एस्टेट में लगा है या लोगों ने सोने में लगा दिया है, थप दिया है उसको, उसके ऊपर भी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। चौथी बात जो मैं इस सिलसिले में कहना चाहती हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है और सरकार के दूसरे अदारे हैं जिनकी ये फर्ज है, ड्यूटी है कि वो इस चीज़ को चेक करें कि कौन गलत प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करके मेहनत से ना कमा के पैसा और उसको अमेस करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उसको काले पैसे का स्वरूप देते हैं या पैरेलल इकोनॉमी बनाते हैं। उस सारे तंत्र का ना इस्तेमाल करके सरकार ने अचानक जो करेंसी को रद्द किया है, मैं ये समझती हूँ कि अपनी सरकार की जो इनकी नीतियाँ हैं उन नीतियों को आगे बढ़ाने का काम है। ये 100% एनिमल हस्बेंड्री में ले आए हैं, पशुपालन में ये 100% ले आए हैं, रिटेल ट्रेड में सिंगल ब्रांड हो या मल्टी ब्रांड हो, ये 100% फार्मास्यूटिकल सेक्टर में ले आए हैं, ये 100% विदेशी पूंजी, मेरे कहने का मतलब जो एफडीआई आ रही है वो विदेशी पूंजी सब सेक्टर्स के अंदर जो लेकर के आए हैं। अब उस सारी जगह के अंदर जो नीचे के लेवल का आम आदमी उस अर्थतंत्र के साथ जुड़ा हुआ है, उसके ऊपर झाड़ू कैसे लगाया जाए, उसको कैसे नुकसान पहुंचाया जाए, ये डिमोनेटाइजेशन के सरकार के जो स्टेप्स हैं उनके ऊपर आघात है। तो ये आघात है इस देश के मजदूर पे, इस देश के माइग्रेंट मजदूर पे, जो हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से बड़े शहरों में रोजी रोटी कमाने जाता है, जिसका कोई बैंक अकाउंट नहीं होता, जिसके पास आईडी प्रूफ नहीं होता, जो सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन करता है, अगर बैंक अकाउंट है तो उसके गांव में है। आज वो है जो सड़कों पे मारा मारा दिख रहा है। इवन दिल्ली के अंदर भी जो ज्यादा लाइनें लगी हुई हैं उन लोगों की लगी हुई हैं जो रोज कमाना और रोज खाना जिनका चलता है, यानी कैश ट्रांजैक्शन जो इस देश की 80% से जनता ज्यादा जो करती है। या नुकसान होने वाला है छोटा मोटा जो एंटरप्राइजेज हैं या जो गृह उद्योग में हैं या जो सहकारिता के जरिए से अपनी जीविका चलाते हैं, आज उनके ऊपर ये बहुत बड़ा हमला है। तो क्या मोदी जी तैयारी कर रहे हैं विदेशी पूंजी जो लानी है इन सारे सेक्टर्स में, उनके लिए नीचे झाड़ू फेर के इस काम धंधे में जो लगे हुए लोग हैं उन सबको चौपट करके उनके लिए स्थान बनाने की। इसीलिए मैं मोदी जी की सरकार के इस फैसले की मंशा के ऊपर शक करती हूँ। ये राजनीतिक फैसला है, इसका काले धन को कंट्रोल करने से कोई मतलब नहीं है। अदरवाइज क्यों ये विजय माल्या के पैसों को माफ कर रहे हैं जो उसने चोरी की।
क्यों ये नॉन परफॉर्मिंग असेट्स को राइट ऑफ कर रहे हैं, वो चोरी है, काला पैसा है। और क्यों अभी 8 नवंबर के बाद 200 करोड़ माफ किया गया है अदानी का, किस मामले में माफ किया गया है? ग्रीन ट्राइब्यूनल ने उनपे सजा लगाई थी, उसको माफ किया है। तो आप माफ किनको कर रहे हैं? जो इस देश के धनाढ्य लोग हैं, जो अरबों खरबों की संपत्ति के मालिक हैं। आप हमला किस पे कर रहे हैं? जो 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए या 5000 लेके हाथ में लेके घूम रहे हैं, 4-4 दिन चक्कर काट रहे हैं। और इस कोलेटरल डैमेज जिसको ये बोल रहे हैं, हमारा मोदी जी से कहना है कि जब आप कोई भी अपने किसी कदम से किसी की जान के खत्म होने का कारण बनता है, तो मोदी जी के सरकार के फैसले ने अभी तक 56 लोगों की मौत का वो कारण बने हैं। तो क्या ये धारा 304 मोदी जी के ऊपर नहीं किसी को लगानी चाहिए? इसलिए हम ये समझते हैं कि जो उन्होंने कदम उठाया है उसमें उन्होंने हमारे देश की औरतों को क्रिमिनलाइज किया है, उन्होंने हमारे देश के मजदूरों को क्रिमिनलाइज किया है, उनको अपराधी घोषित करने की कोशिश की है। और ये परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही कि हर व्यक्ति जो लाइन में लगा हुआ है वो चोर बाजार है, और जो चोर बाजार हैं वो आराम से बैठे हैं। और हमें पूरा का पूरा शक है कि जिस ढंग से ये साजिश रची गई है, इस साजिश के अंदर बहुत मोटे लोगों को बचाया गया है, और करप्शन करने वाले अभी भी रास्ते ढूंढ लेंगे। लेकिन जो गरीब आदमी है, जो मेहनत का शवाम है, जो किसान है, जो फैक्ट्री में काम करता है, जो स्वतः रोजगार है या छोटे मोटे धंधों में लगा हुआ है, उसको बचाने वाला आज कोई नहीं है। आज मेरे देश की दादी, नानी, मासी, बुआ सबको इस सरकार ने नंगा करने की कोशिश की है, क्योंकि ये लोग सदियों से कुछ ना कुछ घर के अंदर कमा करके जो आता था उसमें से बचत करते करते मुश्किल के समय में उस पैसे को बाहर निकालती थी कि परिवार संकट से बाहर आ सके। और आज उनको इस सारी प्रोसेस से जिस तरीके से दरकिनार किया गया है, उनको अपराधी घोषित करने की कोशिश की गई है, ये सबसे घिनौना पहलू है। इसलिए मैं आम आवाम की तरफ से, जिसको मैं दिल्ली की सड़कों पे भी देखती आई हूँ, और जहाँ जहाँ मैं 8 नवंबर के बाद गई हूँ, मैं कम से कम 6 शहरों में हिंदुस्तान के घूम के आई हूँ, उन सब जगहों के ऊपर बदहाली में मैंने उनको देखा है जो बहुत थोड़े से करेंसी के नोट लेकर के लाइनों में लगे हैं, या अपनी एक्सचेंज के लिए लगे हैं, या जमा कराने के लिए लगे हैं। और कल भी तो मजाक उड़ गया ना, कह दिया कि सीनियर सिटीजन्स किसी भी बैंक में जा सकते हैं और जो बाकी लोग हैं अपने बैंक में जाएंगे। और कल दिल्ली के अंदर अपने बैंकों में लगे हुए सब लोगों को सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ खाली हाथ लौटना पड़ा, और बहुत सारी जगहों पे बुजुर्गों को खाली हाथ लौटना पड़ा। हम बैंक मुलाजिमों की, ऑफिसर्स की तारीफ करते हैं कि वो इतने संकट में भी कंज्यूमर्स के साथ, कस्टमर्स के साथ बहुत धैर्य से काम ले रहे हैं, और कस्टमर और बैंकर्स के बीच में जो रिश्ता है उसको नॉर्मल रखने का प्रयास दोनों तरफ से कोशिश की जा रही है। लेकिन सरकार ने जिस तरीके का संकट इस देश में पैदा किया है, मैं आज ये कह सकती हूँ कि हिंदुस्तान बहुत गहरे संकट में आज ये घुसेगा, क्योंकि 70% इकोनॉमी जहाँ पर है वो इनफॉर्मल सेक्टर इकोनॉमी है, और जो इनफॉर्मल सेक्टर असंगठित क्षेत्र की इकोनॉमी है वो हिंदुस्तान की जीडीपी का 60% है। इन्होंने हिंदुस्तान की 60% जीडीपी को प्रोड्यूस करने वाले लोगों पे हमला बोला है। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी सरकार के इस फैसले का मजाक ही नहीं उड़ा रहा है। इस देश का दुख दर्द में जो जनता आज शामिल है उसके साथ दुनिया का मीडिया भी दिखता हुआ नजर आ रहा है, और हम इस बात से बहुत परेशान हैं कि जो मीडिया लोगों के कष्ट को दिखाने की कोशिश कर रहा है उसको इंटिमिडेट और डराने का काम किया जा रहा है। जो लोग वहां पब्लिक के बीच में जाके बात करने की कोशिश कर रही हैं उनको धमकाने की कोशिश की जा रही है। आज मोदी जी के संघ परिवार को सड़कों पे छोड़ दिया गया है ताकि वो लोगों को धमका सकें, डरा सकें, और कोई लोगों से सवाल करता है उनके सवाल को ठप करा सके और झट से लाइन में कूद करके आगे आके कहे कि मोदी जी ने बड़ा महान काम किया। हम समझते हैं कि मोदी जी ने हिंदुस्तान के अर्थतंत्र को 15 साल पीछे फेंक दिया है। जितना बड़ा ये नुकसान करके जा रहे हैं, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को संभलने में बहुत समय लगेगा।